कल पढ़ेंगे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, है ना, चाचा नेहरू। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू को अब की बार नेट में पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे? पूछ लेंगे। तो विपिन चंद्र पाल जो हैं उनको अपन ऐसे मानते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो गर्मपंथियों की तिकड़ी थी ना, लाल बाल पाल, उसके एक मुख्य आधार, उसके जो 3 आधार स्तंभ थे उनमें से एक स्तंभ ये थे, है ना। तो ये बात मतलब पूरी सही नहीं है, थोड़ी सी सही है ये बात, है ना। क्योंकि विपिन चंद्र पाल जो हैं वो तो बेचारे पूरी तरह उदारवादी थे, वो तो पूरी तरह कंप्लीट उदारवादी थे। वो तो 2-4 साल बाल गंगाधर तिलक के झांसे में आके गर्मपंथी बन गए थे। बाकी उनका गर्मपंथी गतिविधियों से कोई खास लेना देना, बस 3 एक साल रहे थे बस। बाकी हाँ, केवल 3 साल, मतलब बंगाल विभाजन से लेके और 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस तक, बस, है ना। और बाकी हम उस बात को लेकर इनके पूरे जीवन पे आरोप लगा दिए कि ये क्या थे, नव राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट। ठीक है। तो विपिन चंद्र पाल का जो जन्म है वो 7 नवंबर 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले में कोयल गांव में हुआ। जन्म कब हुआ? 7 नवंबर को। ठीक है। कोयल गांव में। जिला कौन सा था? सिलहट जिला। आज ये कहाँ चला गया है? बांग्लादेश में। ठीक है। वर्तमान में इनका बर्थ पैलेस कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। इनके डैडी थे रामचंद्र पाल। पिताजी कौन थे? और वो वैष्णव थे। रामचंद्र पाल कौन थे? वैष्णव थे। रामचंद्र पाल जी ढाका उप न्यायाधीश कार्यालय में, हाँ जो कार्यालय में क्लर्क थे। पिताजी जो थे वो ढाका उप न्यायाधीश कार्यालय में क्या थे? क्लर्क थे। ठीक है। तो मतलब खाता पीता परिवार था, ऐसा नहीं है। अब इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही जिस पोस्ट पे इनके पिताजी थे वो पोस्ट ही समाप्त हो गई, नौकरी खत्म। तो फिर इन्होंने अपने वहाँ भाई, अब कोर्ट कचहरी में तो वकालत का अनुभव तो हो ही जाएगा ना, तो धीरे धीरे ऐसे वकालत करना आरंभ कर दी। फिर इनको एक नौकरी मिल गई, इन्होंने फिर एक वकालत आरंभ कर दी। ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी सिस्टम से जुड़े हुए थे पिताजी। पिताजी कहाँ जुड़े हुए थे? अंग्रेजी सिस्टम से जुड़े हुए थे। तो वो चाहते थे कि मैं अपने बेटे को कौन सी शिक्षा दूं? अंग्रेजी शिक्षा दूं। तो उन्होंने अपने बेटे को सिलहट जिले में, वहीं पे ही, सिलहट में ही मिशनरी स्कूल में दाखिला दिला दिया। मिशनरी तो कौन सी भाषा में पढ़ाएंगे? अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। उस समय भारत में क्या रिवाज था कि जो आरंभिक शिक्षा बालक को दी जाती थी वो मदरसा में दी जाती थी, क्योंकि इससे जस्ट पहले मुस्लिम शासन था ना। तब जो हिंदू थे वो अपने बच्चों को संस्कृत भी पढ़वाते थे और वो फारसी भी पढ़ते थे। विपिन चंद्र पाल की आरंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुई, फारसी और संस्कृत में। बाद में फिर ये सिलहट जिले के मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। ठीक है। तो आज जो है वो, आज अपन ऐसे नींबू सोडा पीते हैं ना, या कोक पीते हैं, क्या पीते हो तुम? अरे कुछ तो पीते होंगे। नींबू सोडा पीते हो? सही बताओ। या फिर जूस पीते हो?
कॉकटेल कॉकटेल क्या पीते हो तुम? बोल नहीं रहे हैं। हाँ, और जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है। बताओ। नहीं। कितने मिनट चुप रहा है? ये मेरी क्लास में 4 ही मिनट हुई है ना, 4 मिनट भी चुप नहीं रहा है। ठीक है। तो अभी जैसे ये ड्रिंक आती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक के, अरे या फिर ऐसे मान लो पानी पतासे की दुकानें नहीं है क्या, स्कूल के सामने ठेला लगा के खड़े रहते हैं कि बच्चे बस कब छूटेंगे, और फिर सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो कहते हैं नहीं जाऊंगा मैं स्कूल। फिर उसे 5 रुपए देते हैं कि ले पानी पतासे खा लेना, फिर वो तुरंत चला जाता है। तो उस समय सिलहट में एक मुस्लिम युवक ने एक फैक्ट्री लगा दी थी लेमनेड ड्रिंक की। ठीक है। तो बच्चों को तो फिर कुछ नए चस्के का वो रहता है ना, कुछ भी नया है तो शौक तो रहता ही है। तो ये स्कूल में जल्दी फेमस हो गई, तो सब बच्चे उसमें इंटरवल में क्या पीते। अब मिशनरी स्कूल है तो वहाँ तो सब पढ़ने वाले पैसे वाले के लोग ही है ना। और विपिन चंद्र पाल का परिवार अच्छा परिवार था, लेकिन अब पिताजी की जॉब छूट गई तो तनाव में आ गए। अब ये भी अपने दोस्तों के साथ साथ भाई क्लास में या फिर अपन कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर कंपटीशन की तैयारी में अपन वो थोड़ी करते हैं जो अपने लिए जरूरी होता है, अपन वो करते हैं जो अपने साथ वाला कर रहा है। नहीं है ऐसा? अपन खुद की आवश्यकता से प्रेरित होकर कोई काम थोड़ी करते हैं यार। अपने बैचमेट भी यही कर रहा है तो अपन भी ये अब तो करना ही पड़ेगा, बैचमेट कर रहा है तो। ठीक है। तो सब साथ वाले लेमनेड पी रहे हैं तो विपिन चंद्र पाल भी लेमनेड ही पी रहे हैं ना। पहले तो ये बिपिन है, बिपिन। हाँ, बिपिन। ठीक है। तो लेमनेड ड्रिंक पी ली। अब रोज पिए तो पैसे कहाँ से आए? तो ओवर ड्यू हो गया। अब ओवर ड्यू हो गया तो फिर वो रोज ढूंढे बिपिन को, बिपिन मिलने से मना कर ले। तो फिर दुकानदार घर ही आ गया पैसे लेने। रामचंद्र पाल जी से मिला, उनका कैसे आया ना, आया तू मुसलमान है ना, तू के घर और फिर वैष्णव के घर, आपके बच्चे ने मेरी से ड्रिंक पी है और वो फिर पैसे बाकी हैं मेरे। उन पैसे तो उसको दे दिए और फिर बिपिन चंद्र को 3rd डिग्री दी। एक तो ऐसी हरकतें की, और दूसरा मुसलमान के हाथ से तो मतलब खाना पीना वर्जित था ना उस समय। तो फिर इन्होंने बिपिन का स्कूल जाना बंद करवा दिया। फिर 2-5 दिन बाद विपिन ने मतलब टोकन वोकन खाई, कमिटमेंट किए कि अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तब जाके फिर इनको दोबारा से स्कूल भेजा कि ठीक है अब चला जा, कोई दिक्कत वाली बात, और आगे अगर तूने ऐसी हरकत की तो फिर देख लेना। विपिन इस बात को बहुत बार कहते थे अपनी ज़िंदगी में कि उस एक घटना ने मेरे पूरे जीवन को बदलकर। पिताजी थे वो रूढ़िवादी थे, परंपरावादी थे, और विपिन जन्म से ही कैसा था? सुधारवादी। सुधारवादी। विपिन चंद्रपाल को पढ़ते समय आपको यह ध्यान रखना है कि विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के नेता के रूप में कम और समाज सुधारक के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए। विपिन चंद्रपाल कांग्रेस नेता के रूप में कम है और समाज सुधारक के रूप में ज्यादा है। विपिन चंद्रपाल का सारा जीवन ही समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान का है। ठीक है। तो आंदोलनकारी नेता के रूप में कम है विपिन, और समाज सुधारक के रूप में ज्यादा है। आप आगे फर्दर एग्जाम देंगे तब ये सवाल ऐसे पुटअप होगा आपसे। विपिन चंद्रपाल की ख्याति कांग्रेस नेता के रूप में कम और समाज सुधारक के रूप में ज्यादा थी, बताइए। ऐसे निखरे सही है। क्या कहूँ, लिखना पड़ेगा 2-3 पेज, 200-300 शब्द। निखरे हाँ सही है। देखा कैसी स्थिति हो गई है? एग्जाम का सर है? एग्जाम कौन सा है अभी? अपना करिए कोई सा भी नहीं है। अभी 4 दिन बाद कौन सा एग्जाम है? जून में। ये लो। और उर्मिला कहाँ है? पढ़ रही है घर पे? अच्छा। अच्छा, वो थोड़ी कह रही है ऐसे अभी जून में। चल ठीक है, वैशाली कहने लगेगी जून में। अच्छा। अब फिर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ आएंगे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आएंगे ना। ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में आना ही अपनी इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। एडमिशन ले लिया कहाँ पे?
प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन कहाँ ले लिया? प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। छात्रवृत्ति मिल गई 10 रुपये। छात्रवृत्ति मिल गई कितनी? 10 रुपये, ठीक है। लट से इनके दोस्त थे सुंदरी मोहनदास, वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इनके बचपन के दोस्त थे सुंदरी मोहनदास, वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अब यहाँ भी वो मिल गए, वो इनसे एक क्लास आगे थे। अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, और गणित तो आर्ट्स का ही विषय है ना, गणित तो रहेगा ही रहेगा। घर लौटे तो बीमार हो गए, चेचक की बीमारी। उस समय चेचक आम था, चेचक की बीमारी हो गई, ठीक है ना। अरे वो चीन में ऐसा कह रहे हैं दोबारा से शटडाउन लगने ही वाला है। नया कोरोना, नया वेरिएंट। थोड़े से खाना खा के आइए सोनू। हाँ, इम्यूनिटी को नहीं गिरने देना है। वैसे हिंदुस्तान में थोड़ा कम असर रहेगा, कोई सा भी आ जाए, क्योंकि छोटे मोटे कोरोना तो अपन, क्यों छोटे मोटा कोरोना तो अपन रोज ही खा जाते हैं ना। पानी पतासी खा रहे हैं रोड पे खड़े हो गए, नाले पे खड़े हो गए, कचौरी समोसा खा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने थोड़ा, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा इम्यूनिटी को नहीं गिरने दें, है ना, भूखे नहीं रहें। तो अब घर चले गए, चेचक हो गया, बीमार हो गए, है ना। पता है ना फिर क्या होएगा? फेल हो गए फर्स्ट ईयर में, छात्रवृत्ति बंद हो गई, स्कॉलरशिप। तो फिर अब कहाँ जाएंगे? अब प्रेसिडेंसी कॉलेज में तो कैसे पढ़ेंगे? है तो यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज, लेकिन वो सबसे बड़ा कॉलेज है। तो फिर अब इन्होंने अपना एडमिशन ले लिया कैथेड्रल मिशनरी कॉलेज में, इसमें एडमिशन ले लिया। अब यहाँ तो फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए थे, ठीक है ना। अब कैथेड्रल में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब इनकी एक 2.5 साल की छोटी बहन थी, उसका निधन हो गया, तो इस चक्कर में माता बीमार रहने लग गई, और थोड़े दिनों बाद माता भी चल बसी। अब ये वापस लौटे यहाँ, ब्रह्म समाज से जुड़ गए। ब्रह्म समाज इस समय केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज क्या कहलाता था? नवीन ब्रह्म समाज कहलाता था, उससे जुड़ गए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, कौन से ब्रह्म समाज से जुड़े थे? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का प्रचार करने के लिए, उसके सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए एक और संगठन शुरू कर दिया था, इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी। केशव चंद्र सेन ने समाज और राजनीतिक, सॉरी, समाज और धार्मिक सुधार के लिए एक संगठन बनाया था, इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी। ये उससे भी जुड़ गए, तो एक पूरी तरह से केशव चंद्र सेन के प्रभाव में आ गए। ये बात पिताजी को पता चल गई, ये बात रामचंद्र पाल जी को पता चल गई। वो तो रूढ़िवादी हिंदू थे ना, और ब्रह्म समाज तो क्या है, समाज में सुधार का प्रयत्न कर रहा है। तो इन्होंने बेटा को कहा कि तू तुरंत ही ब्रह्म समाज से अपने सारे संबंध तोड़ दे। बेटा ने पिताजी के आदेश नहीं माने, पिताजी के आदेश नहीं माने तो फिर पिताजी के पास एक ही ऑप्शन है मस्त राम, क्या ऑप्शन है? हैं? हैं? 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए निष्कासित, 6 महीने के लिए खाना पीना रोक दिया। अरे 6 महीने तक कोई भी पैसा देने से मना, स्थिति खराब हो गई। अब स्थिति खराब हो गई तो अब की बार ये फेल हो जाएंगे गणित में, ठीक है। पिता इससे और नाराज हो गए। फिर इसी समय एक दुर्घटना हो गई। केशव चंद्र सेन ने अपनी बिटिया की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी। अब देखो, जब अपन ने विपिन चंद्र पाल की जीवनी पढ़ी है ना, तब यहाँ अपने को पता चला है कि केशव चंद्र जो सेन थे ना, उनकी बेटी थी सुनीति देवी। केशु बाबा की बेटी का नाम क्या था? हाँ,
सुनीति देवी। ठीक है, अपन वहां इंडियन हिस्ट्री में ऐसे पढ़ लेते हैं कि अल्पायु पुत्री का विवाह है ना, नहीं गलत पढ़ते हैं। सुनीति देवी कितने साल की थी? ये तो शादी की सही एज थी, है ना, 14 वर्ष की थी। हाँ, सुनीति देवी की शादी हुई थी कूच बिहार के राजा के साथ। किसके साथ? और कूच बिहार का राजा अल्पायु था, ये था बच्चा। अब तो एग्जैक्ट बंगाल पढ़ रहे हैं ना। कूच बिहार का राजा अल्पायु था। मतभेद हो गए। ब्रह्म समाज में रहते हुए ही बिपिन चंद्रपाल शिवनाथ शास्त्री जी के संपर्क में आ चुके थे। किसके साथ संपर्क में आ चुके थे? और शिवनाथ शास्त्री जी ने अपनी एक सोसाइटी डेवलप कर दी थी 1876 में, और उस सोसाइटी में इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। है ना, ये सवाल पूछ लिया पिछली बार स्कूल लेक्चर में। जैसे पिछली बार पूछा कि 1925 में हिंदू महासभा के कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता किसने की। कुछ भी ऐसा नहीं पूछ रहे जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। लाला लाजपत राय थे ना, इसलिए अपन वहां सोच रहे थे कि यार ये सवाल कहां से पूछा है। अपन ने पूछा कि यार ये सवाल कहां से पूछा है, तो आउट ऑफ सिलेबस है। ये सवाल पूछा है बिपिन चंद्र पॉल से। शिवनाथ शास्त्री जी ने आजीवन सरकारी नौकरी नहीं करने की प्रतिज्ञा की, और सोसाइटी के सदस्यों को प्रतिज्ञा दिलाई कि वो 1 वर्ष तक सरकारी नौकरी ना करें। अब केशव चंद्र सेन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कहा तो इन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बना दिया था, ठीक है ना, और अब इन्होंने ही अपनी बेटी की शादी कर दी। प्रॉमिस तोड़ दिया इन्होंने, रूल तोड़ दिया। तो फिर शिवनाथ शास्त्री ने 1878 में क्या बनाया? साधारण ब्रह्म समाज बनाया। साधारण ब्रह्म समाज बना दिया, और इस ब्रह्म समाज का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी आनंद मोहन बोस को। कौन गया सवाल? साधारण ब्रह्म समाज का संविधान किसने बनाया? आनंद मोहन बोस ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जुड़ गए इससे। और बिपिन चंद्र पाल को बनाया इसमें अतिरिक्त मंत्री। विपिन इसमें क्या बन गए? अतिरिक्त मंत्री। ठीक है ना, तो साधारण ब्रह्म समाज में बिपिन चंद्र पॉल क्या बन गए? अतिरिक्त मंत्री बन गए। ठीक है ना। अब पिताजी ने खर्चा देना बंद कर दिया है, कलकत्ता में रहना है, पढ़ाई भी पूरी करनी है, खुद का जेब खर्च भी चाहिए, तो क्या करें फिर? साधारण ब्रह्म समाज से जुड़ तो गए, ये काम तो ठीक है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए तो कुछ चाहिए नहीं। अभी सुनीता घर वाले पैसे भेजना बंद कर दें तो मम्मी घर वाले में नहीं है शामिल। प्रियंका मना कर दें घर वाले पैसे बंद, फिर क्या उपाय है पूछ रहा हूं। खुद क्या करेंगे तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। कोई जॉब, तो वो जॉब पहले नहीं कर सकते अपन? पहले नहीं कर सकते क्या? अच्छा, अभी तो गवर्नमेंट की जॉब है, फिर देखेंगे। अभी तो गवर्नमेंट की है, फिर बाद में ऑप्शन ढूंढेंगे। हाँ, ये हिंदुस्तान की सोसाइटी की समस्या है। तो अब बिपिन चंद्र पाल को जरूरत थी किसकी? जीविकोपार्जन की, तो काम ढूंढना शुरू किया इन्होंने। ठीक है ना। तो पेज ही भर गया। चलो सुन लो तो, है ना। कटक यानी उड़ीसा, उस समय तो बंगाल में ही था ना। तो कटक स्कूल के प्रिंसिपल, वो प्रधानाध्यापक बन गए। कटक स्कूल में जॉब मिल गई, क्या बन गए? प्रधानाध्यापक बन गए। ठीक है। तो अब कटक हाई स्कूल के जब ये एचएम बन गए, प्रधान हेडमास्टर बन गए, प्रधानाध्यापक बन गए, तो वहाँ से कुछ बच्चों को कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए भेजना था।
तो जो बच्चे टॉपर थे उनके नाम लिख के इन्होंने स्कूल संचालक को दे दिए कि आप इनकी आवश्यक छानबीन करके इनके नाम भेज दें। ये छुट्टियों में कलकत्ता आ गए। जब ये वापस लौटे तो देखा कि स्कूल संचालक ने अपनी ओर से एक चौथा बच्चा का नाम और ऐड कर दिया है, डोनेशन वाले बच्चे। इन्होंने स्कूल संचालक से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है? स्कूल संचालक ने कहा स्कूल मेरी है तेरी है, इस्तीफा। इन्होंने हमेशा आत्मसम्मान को प्रथम रखा और जीविकोपार्जन को यानी पद को सेकेंडरी रखा। अच्छी खासी जॉब छूट गई। फिर ये वापस कहाँ चले गए? गांव। सिलहट में इन्होंने स्कूल खोल दिया बच्चों को शिक्षा देने के लिए। थोड़े दिन स्कूल चला लेकिन बाद में वो भी सफल नहीं हुआ। ठीक है, वापस आ गए कलकत्ता। जॉब देखो, कटक हाई स्कूल में गए, है ना, वहां विवाद हो गया। फिर अपने गांव वापस लौटे, सिलहट में स्कूल खोल दिया। फिर वापस कलकत्ता लौटे। ठीक है, फिर जाएंगे बेंगलोर। बेंगलोर में एक ब्रह्म समाजी था मुदालियर इंग्लिश हाई स्कूल में जाके और नौकरी कर ली। मुदालियर इंग्लिश हाई स्कूल में जाकर नौकरी कर ली। ठीक है ना, वहां भी कुछ वर्षों बाद इनका मतभेद हो गया। लेकिन उससे पहले मुदालियर हाई स्कूल में रहते हुए शिवनाथ शास्त्री की दत्तक पुत्री थी। शिवनाथ शास्त्री जी थे ना, उनकी दत्तक पुत्री थी नृत्य कली। पढ़ाई दूं ना मैं, ये तो सारा नोट कर लिया ना आपने। देखो, कटक स्कूल में HM रहे। ठीक है ना, फिर सिलहट में नेशनल स्कूल खोला। ठीक है, उसके बाद मुदालियर इंग्लिश हाई स्कूल बेंगलोर चले गए। इसी दौरान शिवनाथ शास्त्री जी की बेटी थी नृत्यकली। ये विधवा हो गई। तो शिवनाथ शास्त्री जी इनका अरे ब्रह्म समाज के अंदर पुनर्विवाह करेंगे ना, तो इनका विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। और योग्य वर नौकरी कर रहा है कहां? मुदालियर हाई स्कूल में। तो इन्होंने नृत्य कली देवी से विवाह कर लिया 1881 में। तो हो गई दिक्कत। वैष्णव परिवार के इकलौते चिराग ने पहले तो ब्रह्म समाज से जुड़ गए, उल्टी उल्टी बेंकी बेंकी बातें करने लगे, और अब शिवनाथ शास्त्री के झांसे में आके एक विधवा से शादी कर ली। आ गया भूचाल। रामचंद्र पाल जी ने तुरंत वकील को बुलाया और अपनी वसीयत तैयार करवाई और अपनी पैतृक संपत्ति से, अपनी अर्जित संपत्ति से सबसे बेदखल कर दिया। किसको? हो गया ये। अब क्या करेंगे? थोड़े दिनों बाद ये स्कूल का जो मुदालियर जो मालिक था उससे भी इनके मतभेद हो गए, तो ये वो छोड़ के और कलकत्ता वापस आ गए। और कलकत्ता में आकर ICS की तैयारी करने वाले बच्चों को क्या करवाने लगे? ट्यूशन करवाने लगे। अब बताओ, कोचिंग करवाने किसके लिए? ICS की तैयारी करवाने के लिए। लेकिन अभी वो कहना अभी तो सिर मुंडवाया यार, अभी ओढ़े पड़ गए। सिर मुंडवाते ही क्या पड़ गए? ओढ़ा पड़ गया। ओढ़ा, ओले नहीं। ओले क्या होता है वैसा? ओढ़ा।
हैदराबाद के निजाम के यहाँ पब्लिक इंटरेक्शन डिपार्टमेंट में एक दीवान था, अघोरनाथ चटर्जी। कौन था? अघोरनाथ चटर्जी। ठीक है। अब देखो, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उन लोगों से बात करता हूं मैं। ठीक है। कि ये क्लास होती है एक वीक में 5 दिन। ठीक है। और 5 दिन में भी फिर किसी दिन मेरा ऐसे मन करता है कि आज नहीं लेंगे तो 4 दिन। तो आप ऐसे मानो भाई, आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो वो कोर्स तो आपके पास पूरा कंप्लीट है। ठीक है। रही बात लाइव क्लास की, आपको देखनी है तो वो लाइव क्लास एक वीक में से मानो 4 दिन होएगी। तो अपन अभी जनवरी चल रहा है ना, तो ये वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले अपन ये कोर्स दोबारा से भी पढ़ लेंगे। भाई अपने पास रिकॉर्डेड तो पूरा कंप्लीट कोर्स है ही है, फिर दोबारा से भाई हम उदार बहुत हैं ना, तो हम ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो दोबारा से पढ़ा रहे हैं। तो लाइव कोर्स जो चल रहा है इसको अपन दोबारा से पढ़ लेंगे 31 मार्च से पहले। एग्ज़ाम वैसे भी आपका कब है? 23 जून के बाद है। तो आपका मन करेगा तो फिर हम एक बार फिर पढ़ा देंगे, फिर देखें क्या रोना रोगे आप। तो अभी आपको जल्दी में पढ़ना है, जल्दी पढ़ के दोबारा से आना है यहाँ मेरे पास, तब तो वो रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ लें। बाकी तो अपन हर एक क्लास में एक वो पढ़ा रहे हैं, पर्सनैलिटी। अपन ने गुप्त पढ़ा दिए, फिर इसके बाद मुगल पढ़ा दिए, गुप्त एंड मुगल कल्चर पढ़ा दिया ना। उसके बाद अपन पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। और ये पर्सनैलिटी हम थोड़ी ऐसी पढ़ा रहे हैं कि अगले 2-5 साल तक इनको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब वो मैं कम बोला है, तुम्हारे जीवन काल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपन सारी पर्सनैलिटी इनकी बायोग्राफी से पढ़ा रहे हैं, बायोग्राफी से। इसलिए आपके पास जो पिछली क्लास है, जो अभी जो पीडीएफ सामने लगी हुई है, उसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंस, पेशेंस। वो हमारे मेवात में कहते हैं थावस राखो। क्या रखो? थावस राखो। हैं? तेरे भी कहते हैं क्या? तेरे से पूछा ही नहीं हमने। ठीक है। हम हमारी कहेंगे, तेरी थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है ना। इंद्राणी क्या कह रही है? मारवाड़ की भी कहो। ये कह रही मारवाड़ की भी कह दो थोड़ी देर। ठीक है ना? ठीक है। तो अघोरनाथ चटर्जी कौन है देखो। कौन है? बुरे हैदराबाद के निजाम के पब्लिक इंटरेक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति है। सरोजनी नायडू का डैडी है ये। सरोजनी नायडू के पिताजी हैं। अब पता चल गया अघोरनाथ चटर्जी कौन थे? सरोजनी नायडू के पिताजी हैं। ये भी कलकत्ता आ गए और इन्होंने भी कह दिया मैं भी ट्यूशन कराऊंगा। अब विपिन चंद्र पाल के पास कौन कोचिंग करेगा? सारे बच्चे कहां चले गए? अघोरनाथ चटर्जी के पास क्यों चले गए? अरे अघोरनाथ चटर्जी ज्यादा फेमस थे भाई, हैदराबाद निजाम के वहां दीवान रह चुके थे, पब्लिक इंटरेक्शन के दीवान, निजाम के दीवान नहीं, पब्लिक इंटरेक्शन डिपार्टमेंट के। तो फिर सारे बच्चे किधर चले गए? विपिन चंद्र पाल जी का क्या हुआ? कोचिंग बंद। ठीक है ना। तो फिर अब विपिन चंद्र पाल जी के सामने दोबारा से आजीविका का संकट आ गया। ठीक है। अब इसी समय वो इल्बर्ट बिल आ गया था। वायसराय लॉर्ड रिपन की काउंसिल में एक विधि मेंबर थे पीसी इल्बर्ट। उन्होंने न्यायिक सेवा में, अब इस पहला पेपर क्लास है इसलिए छोड़ो डिटेल है ना, नहीं तो अभी इल्बर्ट बिल में चली जाएगी पूरी क्लास। तो पीसी इल्बर्ट ने न्यायिक सेवा में व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए एक बिल रखा, जिसके तहत भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय यूरोपीय अपराध यूरोपीय आरोपीय यूरोपियन आरोपियों की सुनवाई
अंग्रेजों ने इसका घनघोर, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, लेकिन डाक के 3 पात लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। इसी समय सुंदरी मोहनदास जी ने कहा, लाला बिपिन, पिताजी बीमार चल रहे हैं। तो बिपिन को तुरंत बोरी बिस्तर पैक करके गांव जाना पड़ा, सिलहट। पिताजी की सेवा करने लगे और ये अलग मकान में रह रहे थे। फिर पिताजी ने कहा, यहीं आके रह ले यार, ये घर भी तो तेरा ही है। फिर ये पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर में आके रहने लगे। फिर पिताजी ने जाने से पहले दोबारा से वकील को बुलवाया और हंस रहे हैं कमीने की, हाँ ठीक है ना। तो फिर पिताजी ने संपत्ति का अधिकांश हिस्सा बिपिन के नाम और थोड़ा हिस्सा अपनी, अच्छा एक बात मैंने भूल गया मैं, जब ये इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कर लिया था ना, तो पिताजी को गुस्सा आ गया था और पिताजी ने इनको वसीयत संपत्ति से बेदखल कर दिया था और तुरंत खुद ने भी एक दूसरी शादी कर ली। उस समय पिताजी की उम्र थी 64 साल, ठीक है ना भाई। बेटे को तो निकाल दिया संपत्ति से और खुद ने दूसरी शादी कर ली 64 साल की उम्र में। तो अब वो पत्नी है और उसकी बेटी है, तो अपनी संपत्ति का छोटा हिस्सा पत्नी और बेटी के नाम कर दिया और लगभग 80% हिस्सा किसको दे दिया, बिपिन चंद्र पाल को दे दिया। पिताजी चले गए, पिताजी का सारे अंतिम कार्य करके ये लोग कहाँ चले गए, ठीक है ना। फिर अरे नहीं, पिताजी तो चले गए, अब फिर इन्होंने थोड़े दिन तक वहीं पे अपनी जमींदारी को संभालने का प्रयास किया। काफी जमीनें थी ना, इन्होंने अपनी जमींदारी को संभालने का काम किया, लेकिन फिर ये शीघ्र ही उकता गए और इन्होंने सारी संपत्ति बेच दी। और उस संपत्ति से इन्होंने पिताजी का 14,000 का जो ऋण था वो चुकाया। 5,000 रुपये लगा के स्कूल खोला दोबारा से, लेकिन वो स्कूल भी नहीं चला। फिर ये वापस आ गए कलकत्ता, बचे हुए पैसे लेकर कहाँ गए, कलकत्ता, ठीक है ना। अब पीछे इंडियन हिस्ट्री के बच्चे हो आप सब, आपको पता है कि जो बागान थे ना, बागान बंगाल में, उनमें मजदूरों पे घनघोर अत्याचार कर रहे थे बागान मालिक, ठीक है ना। तो उन बागान श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। और 1890 में उसका नृत्य कली का निधन हो गया, पत्नी का निधन हो गया, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इस समय इनकी उम्र थी 32 साल। लोगों ने, सबने सलाह दी, घर परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने, कि बिपिन भैया आप शादी करो, दूसरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो बिपिन भैया ने पहले तो मना करते रहे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद कहा, ठीक है अब मैं शादी करूंगा, लेकिन मैं शादी किसी कुंवारी लड़की से नहीं करूंगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भतीजी थी, ठीक है ना, और ब्रह्म मोहिनी देवी, ब्रह्म मोहिनी देवी कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भतीजी। तो इन्होंने 1891 में ब्रह्म मोहिनी देवी से दूसरा विवाह, विधवा थी ये भी। तो बिपिन चंद्र पाल ने दोनों शादियां किनसे की, कथनी और करनी में फर्क नहीं था, जो कह रहे थे वही कर रहे थे, ठीक है ना। अब कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में अध्यक्ष बन गए, काम तो चाहिए ना। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष बन गए। 2 वर्ष तक ये नौकरी की, इसके बाद ये कलकत्ता नगर पालिका में नौकरी किए। पहले कलकत्ता लाइब्रेरी के अध्यक्ष रहे 2 साल तक, फिर वो नौकरी भी छोड़ दी और फिर नगर पालिका में नौकरी कर ली। इसी समय B.M. मालाबारी के प्रयासों से वायसराय लैंसडाउन, नहीं वायसराय एल्गिन, वायसराय कौन था इस समय, जो पारसी समाज सुधारक था B.M. मालाबारी। तो B.M. मालाबारी के प्रयासों से वायसराय परिषद के सदस्य थे एंड्रयू एस्कोबल। कौन था, एंड्रयू एस्कोबल।
तो एंड्रयू एस्कोबल ने ये बिल रखा जिसको कहते हैं अपन सम्मति आयु विधेयक, है ना, एज ऑफ कंसेंट बिल। कब था? 1890 बिल। और इसको बोलते हैं एस्कोबल कानून। पिछली बार पूछा ही आपसे, एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किसने किया था? तिलक ने। तिलक ने कहा था अंग्रेजों को हमारे सामाजिक कानूनों में छेड़खानी करने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, उधर तिलक इस बिल का विरोध कर रहे हैं और बिपिन चंद्र पाल इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, मैं पहले कह चुका हूं, बिपिन चंद्र पाल के समस्त योगदान समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में केवल 3 साल ही किसमें है? गरम दल के साथ है, गरम दल के साथ है। ठीक है ना। अब कलकत्ता में चल रहा था मद्य निषेध आंदोलन। ठीक है, फ्रेडरिक नित्से ने कहा था ईसाई धर्म शराब का धर्म है ना। फ्रेडरिक नित्से ने कहा यूरोप के 2 नशे हैं, एक ईसाई धर्म और दूसरा शराब। तो अब ईसाई जो हैं, जो ईसाई मिशनरी जो हैं कलकत्ता में हैं, वो शराब विरोध के लिए आंदोलन चला रहे थे। तो बिपिन चंद्र पाल भी उनसे जुड़ गए और इन्होंने मद्य निषेध के लिए खूब सारे भाषण दिए। तो ईसाई मिशनरी इनसे प्रसन्न हो गए। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि ऑक्सफोर्ड के न्यू मैनचेस्टर कॉलेज में धर्मशास्त्र के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए बिपिन चंद्र पाल को स्कॉलरशिप दिला दी। देखो, कहां जाएंगे ये? न्यू मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड में। किसके लिए? धर्मशास्त्र के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए क्या मिल गई इनको? स्कॉलरशिप मिल गई। अब रहने खाने का पढ़ने का सारा खर्चा तो मिशनरी दे रहे हैं, लेकिन पूजा जाना भी है इनको इंग्लैंड। टिकट, टिकट के पैसे कौन देगा? टिकट के पैसे तो स्कॉलरशिप में थे नहीं। तो फिर अब उसके लिए इन्होंने क्या किया? चंदा एकत्रित करेंगे ना, फंड जुटाएंगे, फंड रेजिंग। ठीक है ना, क्लाउड फंडिंग बोलते हैं जिसको, क्लाउड फंडिंग। ठीक है ना। फंड जुटा लिया इन्होंने और फिर ये चल दिए कहाँ? इंग्लैंड। 2 साल इंग्लैंड में रहने के दौरान फिर ये 1900 में कहाँ चले गए? यूएसए। यहां इनकी भेंट किससे हुई? सिस्टर निवेदिता, द वेव ऑफ इंडियन लाइफ। सिस्टर निवेदिता ने कौन सी किताब लिखी? द वेव ऑफ इंडियन लाइफ। और इस किताब की भूमिका किसने लिखी? प्रस्तावना किसने लिखी? बच्चे होशियार तो हो गए खैर। ठीक है, इसलिए तो मेरा आने का मन ही नहीं करता है, मैं तो जबरदस्ती आता हूँ। मैं चलो यार, है ना, जैसे तैसे खुद को मोटिवेट करके लाता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि यार पढ़ा भी पाऊंगा इनको कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतने होशियार हो गए हैं। अरे अपनी सिस्टर निवेदिता कहाँ है? नहीं पता? कोई बात नहीं। अभी वो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं ना, विंटर वैकेशन चल रहे हैं ना। हैं? अरे विंटर वैकेशन चल रहे हैं क्या? आज तक ही थे क्या? बस तो आ जाएंगे फिर कल तक सब। ठीक है, बच्चों पे इतने अत्याचार कर रहे हैं अपन, विंटर वैकेशन में भी इनको पढ़ा रहे हैं। ऐसे होता है क्या कोई? ठीक है ना। चलो फिर गुस्सा आ जाएगा मेरे को, फिर मैं छुट्टी कर दूंगा। हाँ, ठीक है ना।
26 जनवरी तक कर दें, तो वैलेंटाइन डे तक, होली तक। अरे कहीं तो रुको, 16 जनवरी से बैच है नया। हाँ तो ऐसे बोलो ना 15 तक, ऐसे 16 से तो क्लास है नहीं यार। ठीक है ना, पैसे ले लिए मैंने बच्चों के, घर पहुंच जाएंगे, मेरे गांव को पता है सबको। ठीक है ना। तो अब देखो, जब ये वहाँ भाषण दे रहे थे यूएस में, तब एक ईसाई मिशनरी बोला, कितने शर्म की बात है कि अब ईसाइयों को एक भारतीय से प्रवचन सुनने पड़ रहे हैं। इन्होंने तुरंत तुरंत इन्होंने पता है क्या कहा, ब्रिटिशर्स हमारे देश में एक हाथ में बाइबल, ब्रिटिशर्स हमारे देश में एक हाथ में बाइबल, ब्रिटिशर्स हमारे देश में एक हाथ में बाइबल, ब्रिटिशर्स हमारे देश में एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में ब्रांडी लेकर, एक हाथ में बाइबल, दूसरे हाथ में शराब की बोतल ब्रांडी, दूसरे हाथ में ब्रांडी लेकर नव सभ्यता के दूत बनकर आए हैं। नव सभ्यता के दूत बनकर आए हैं। ब्रिटिशर्स एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में ब्रांडी लेकर नव सभ्यता के दूत बनकर। ठीक है, तो ये कोटेशन याद रखने भाई, जहां भी कोटेशन आए। उन्नीस सौ दो में देश लौटे और बस वहीं से परिवर्तन आ जाएगा। इन्होंने कहा, जो देश अपने इतिहास का बार बार स्मरण नहीं करता वह रास्ता भटक जाता है। इन्होंने कहा हमारी शिक्षा प्रणाली में दो कमी है। इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कितनी कमी बताई, एक तो राष्ट्रीय नहीं है ये, ठीक है ना, दूसरा ये तर्कशील नहीं है। ब्रिटिशर्स भारत को जो शिक्षा दे रहे थे उस शिक्षा प्रणाली में बिपिन चंद्र पाल ने दो कमियां बताई, एक तो ये राष्ट्रीय प्रणाली नहीं थी, है ना, दूसरा इसमें तर्कशीलता नहीं थी। और ये बात आज भी सही है, ये बात आज तक सही है। हम सारा इतिहास पढ़ रहे हैं, वो कौन सा पढ़ रहे हैं, उसका अधिकांश हिस्सा आधुनिक भारत अंग्रेजों का पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत तुर्कों का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अरबों का पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट के दो चार हिस्से हैं अपने पास बस, वो भी सही सलामत नहीं है। अब जब ये 1902 में लौटे तो इन्होंने 1902 में कलकत्ता में क्या, बड़े धूमधाम से शिवाजी महोत्सव मनाया। बड़े धूमधाम से इन्होंने शिवाजी महोत्सव मनाया। ठीक है, यहां से ये 4-5 साल हैं ये इनके आंदोलनकारी नेता के रूप में बस, बाकी पूरा जीवन समाज सुधार का जीवन है। कांग्रेस का पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ, दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में हुआ, ठीक है ना। कलकत्ता सम्मेलन 1886 में बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुए सिलहट प्रतिनिधि के तौर पर। तो कांग्रेस में पहली उपस्थिति कहां हुई, 1886 में कलकत्ता सेशन में सिलहट प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है ना। अब 1902 में लौटते ही शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के उदारवादियों की आलोचना में एक तीखा लेख लिख दिया है। यानी 1886 से लेके और 1902 तक, 1902 तक ये कांग्रेस के उदारवादी धड़े से जुड़े हुए थे। 1902 में आके जब इन्होंने कलकत्ता में शिवाजी महोत्सव मनाया है और उदारवादी की आलोचना में एक लेख प्रकाशित कर दिया है, तब जाके इनका झुकाव किधर होगा,
गरम दल की ओर। नरम दल को कांग्रेस में दो प्रकार के दल बन गए थे, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दल को कहते थे पुराना दल, ओल्ड गार्ड, है ना, और गरम दल को कहते थे नया दल, नया दल, नव राष्ट्रवादी। बताओ कितना इजी सवाल यूजीसी ने पूछ लिया है। निम्नलिखित में से किसे नव राष्ट्रवादी कहा जाता है ना। आप में से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक नव राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं था। आपसे पूछेगा गर्मपंथियों में कौन शामिल नहीं था, तब तो तुरंत जवाब दे दोगे। लेकिन अगर ये पूछ लिया नव राष्ट्रवादियों में कौन शामिल नहीं था, कि यार आउट ऑफ सिलेबस, पता नहीं कहां कहां से पूछ लिया है सवाल। तो 1902 में बिपिन चंद्रपाल नव राष्ट्रवादियों में शामिल हो गए। ठीक है, आ गया ना ये। तो अब गर्मपंथियों की त्रिमूर्ति बन जाएगी क्या, लाल बाल पाल। इस समय बंगाल में 3 अखबार थे जिन्होंने अंग्रेजों की आलोचना में, पहला था संध्या, संध्या, संध्या निकाला था ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। संध्या के संपादक कौन थे, ब्रह्म बांधव उपाध्याय। दूसरा था जुगांतर युगांतर, है ना, युगांतर के संपादक कौन थे, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई, है ना। और तीसरा बिपिन चंद्र पाल ने निकाला, कौन गरीब, वंदे मातरम। तीसरा अखबार किसने निकाला, बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। किस नाम से, और बिपिन चंद्र पाल के आग्रह पर अरविंद घोष जो आईसीएस की परीक्षा पास करके भारत लौट आए थे, बड़ौदा के दीवान बन गए थे, अब वो राष्ट्र, और उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की आलोचना में न्यू लैंप फॉर ओल्ड गार्ड्स एक श्रृंखला लिख दी थी। ठीक है ना, तो अब अरविंद घोष भी इससे आके जुड़ गए। यानी आपको 1908 में अंग्रेज जो न्यूज़पेपर एक्ट पारित करेंगे, उसके द्वारा इन तीनों समाचार पत्रों को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय तो बेलूर मठ में जाके क्या बन जाएंगे, स्वामी जी बन जाएंगे, है ना। और भूपेंद्र नाथ दत्त कहाँ चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे। भूपेंद्र नाथ दत्त अमेरिका चले जाएंगे ना। बारिंद घोष और अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में कैद कर लिया जाएगा। ठीक है ना, और 1908 का न्यूज़पेपर एक्ट आएगा जिससे ये तीनों समाचार पत्रों को प्रतिबंधित है। संस्कृत डिपार्टमेंट का जो हिस्ट्री वाला पेपर हुआ था अभी स्कूल लेक्चर में, उसमें पूछा न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत कौन से अखबार बंद कर दिए गए थे, उसमें तीनों ऑप्शन थे, तीनों ही कर दिए। क्रांतिकारियों के अखबार थे ना, तीनों ही बंद कर दिए। ठीक है, इसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अखबार प्रकाशित हो रहा था, कौन सा, बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन सा अखबार निकाल रहे थे, बंगाली। और इसी समय कृष्ण कुमार मित्र निकाल रहे थे संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र कौन सा निकाल रहे थे, संजीवनी। ये 5 अखबार थे बंगाल में जिन्होंने धूम मचा रखी थी। ठीक है, अंग्रेजों की मत्ती मारी गई थी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू कर दिया। इस बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया, और स्वदेशी आंदोलन में गर्मपंथी यानी नव राष्ट्रवादियों की तिकड़ी मशहूर हो गई। महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में इसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और बंगाल में इसका नेतृत्व कर रहे थे बिपिन चंद्रपाल। स्वदेशी आंदोलन में गर्मपंथियों की तिकड़ी मशहूर हो गई, और तिलक का वो डायलॉग
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे इसी धूमधाम में कांग्रेस सेशन 1906 में कलकत्ता में होने वाला था। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने तय कर लिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष बनाएंगे तिलक को। कांग्रेस की स्थापना के समय से यह तय हो चुका था कि जिस जगह कांग्रेस का सेशन होगा वहां से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन वहां की स्वागत समिति यह तय करेगी कि अध्यक्ष किसे बनाएंगे। ठीक है, तो कलकत्ता में सेशन है, बंगाल से तो अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन बंगाल की स्वागत समिति तय करेगी कि अध्यक्ष। तो स्वागत समिति में सर्वे सर्वा कौन है? विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन्होंने तय कर लिया अध्यक्ष किसे बनाएंगे। पुराने दल के कान खड़े हुए उसके खरगोश की तरह, यार ये कैसे? पुराने दल ने बंगाल स्वागत समिति से बिना चर्चा किए फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बिना चर्चा किए और दादा भाई नौरोजी को तार भेज दिया। दादा भाई नौरोजी इस समय इंग्लैंड में थे। दादा भाई नौरोजी को तार भेज दिया कि आप आओ, आपको अध्यक्ष बनाएंगे। अब दादा भाई नौरोजी क्या थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सभी लोग उनका सम्मान करते थे। तब वो आ गए वापस और वो कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष। और नव राष्ट्रवादियों ने कुछ भी, लेकिन नव राष्ट्रवादियों के दबाव में आके कलकत्ता सेशन में 4 प्रस्ताव पारित करने पड़े। स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा, है ना, ये 4 प्रस्ताव पारित करने पड़े। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो ही जाएगा। ठीक है ना, अंग्रेजों को मौका मिल गया नव राष्ट्रवादियों का दमन करने का। ठीक है, नव राष्ट्रवादियों में भी फूट पड़ गई। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में मतभेद हो गए। विपिन चंद्र पाल वंदे मातरम से अलग हो गए। उनके अलग होते ही अरविंद घोष वंदे मातरम में ऐसे ऐसे लेख लिखने लगे जिनसे आग लगाई जा सकती थी, लेकिन वो संपादक के रूप में अपना नाम नहीं लिखते थे। होशियार थे ना, ब्रिलियंट थे। अंग्रेजों ने अरविंद घोष को अरेस्ट कर लिया और मुजफ्फरपुर का जज था किंग्सफोर्ड, जो क्रांतिकारियों को यातनाएं देने के लिए मशहूर था। किंग्सफोर्ड ने अदालत में विपिन चंद्र पाल को बुलाया और उनसे कहा कि वो बताएं कि वंदे मातरम का संपादक कौन है, क्योंकि वंदे मातरम अखबार विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर निकाला। अब विपिन चंद्र पाल अलग हो गए हैं तो संपादक कौन बचा? तो किंग्सफोर्ड विपिन चंद्र पाल से यह कहलवाना चाह रहा था कि वंदे मातरम अखबार किन का था। अगर वो ये कह देते कि मेरा अरविंद घोष का था तो वो तो वंदे मातरम में है ही नहीं, तो बचा कौन? तो संपादक कौन हुआ? अरविंद घोष से लाख मतभेद होने के बावजूद विपिन चंद्र पाल ने गवाही देने से मना। किंग्सफोर्ड को इतना गुस्सा आया कि उसने विपिन चंद्र पाल को 6 महीने की सजा दे दी बिना कोई वजह के। ठीक है ना, अब 6 महीने बाद जब ये जेल से रिहा हुए, ठीक है ना, विपिन चंद्र पाल एक बात बोलते थे हमेशा, स्वराज्य ने हिंदू होगा और ने मुस्लिम होगा। स्वराज्य ने हिंदू होगा, स्वराज्य ने हिंदू होगा और ने मुसलमान होगा। हमारा स्वराज्य केवल भारतीय होगा। हमारा स्वराज्य केवल भारतीय होगा। स्वराज्य ना हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा। हमारा स्वराज्य केवल, देखो कितने खतरनाक कोटेशन है। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है वो रास्ता भटक जाता है। ठीक है ना, कौन निम्नलिखित में किस एक संस्थान से विपिन चंद्र पाल नहीं जुड़े हुए थे? ये ऑर्डिनरी बातें हैं सारी। पढ़ी हुई होंगी तो हम सवाल इजी गोइंग कर देंगे, नहीं पढ़ी हुई होगी तो पता ही नहीं सवाल कहाँ कहाँ से आने लग गए आजकल। ठीक है, अब 6 महीने बाद जब ये जेल से रिहा हुए, इस समय इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर रखी है, जिन्होंने इंग्लैंड में भारतीय बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए हॉस्टल खोल रखा था, और हॉस्टल का नाम क्या रख रखा था? इंडिया हाउस। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीयों में चेतना जागृत करने के लिए एक अखबार निकाल रखा था, इंडियन सोशलियोजिस्ट। क्या हाथ, क्या स्थिति है तुम्हारी यार।
ठीक है ना। तो इंडियन सोशलियोजिस्ट अखबार निकाल रखा था, होम रूल सोसाइटी स्थापित कर रखी थी, ठीक है ना, इंडिया हाउस स्थापित कर रखा था, यही था ना सारा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है, उन्होंने बिपिन चंद्रपाल को ऑफर दिया कि आप आइए, इंग्लैंड में आपको हर वर्ष के 1,000 रुपये देंगे हम, बदले में आपको हमारी ओर से 35 लेक्चर देने पड़ेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है ना, इंडिया होम रूल सोसाइटी वाले, जिन्होंने इंडिया हाउस बना रखा था, जिन्होंने इंडियन सोशलियोजिस्ट अखबार निकाल रखा था, उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऑफर दिया है, आप इंग्लैंड आ जाइए, हम आपको 1,000 रुपये पर वर्ष देंगे, बदले में आपको हमारी ओर से 35 लेक्चर देने पड़ेंगे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारियों के नेता थे, वीर सावरकर इन्हीं की तो स्कॉलरशिप लेके गए थे, ठीक है। उनको लगा कि बिपिन चंद्र पाल अब लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति के नेता हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक तो 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया, तो अपन इनसे ऐसी स्पीच दिलाएंगे जो हिंसा को बढ़ावा देंगी, चले गए ये। तो बिपिन चंद्र पाल की दूसरी इंग्लैंड यात्रा होगी 1908 में। पहली इंग्लैंड यात्रा थी 1898 में, दूसरी इंग्लैंड यात्रा है 1908 में। 1,000 रुपये की नौकरी के लिए गए हैं वहां, मेहनताना कितना होगा 1,000, और 35 लेक्चर देने हैं इनको। इन्होंने वहां लेक्चर देना शुरू किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा का भरोसा ही उठ गया ठीक है ना। बिपिन चंद्र पाल ने अपने इंग्लैंड प्रवास में जो स्पीच दी, उनमें अहिंसा, उसमें हिंसा का विरोध किया। देखो, इंग्लैंड कब आएंगे 1908 में। शर्त क्या थी 1,000 रुपये वार्षिक और 35 व्याख्यान देने होंगे, ठीक है। ये ऑफर किसने दिया था तो उसकी ओर से ही तो गए थे ये। लेकिन इन्होंने, बिपिन चंद्र पाल ने अपने, इन्होंने जब स्पीच देना शुरू की, उसमें क्या कहा, लो 1902 में आके नरमपंथियों की आलोचना की, 1905 में आके लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति बनाई, 1908 में हिंसा का विरोध कर दिया। तो 3 साल ही तो तिकड़ी रही लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति, कितने साल रही 3 साल ही रही। उस 3 साल के लिए अपन बिपिन चंद्र पाल के पूरे राजनीतिक जीवन को चौपट कर दिए एक स्पीच दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, यहां तक आते आते श्यामजी कृष्ण वर्मा का धैर्य जवाब, और दोनों के बीच मतभेद, अलग हो गए दोनों। इन्होंने फिर अखबार निकाल दिया वहां, कौन सा, अब मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वायली की हत्या कर दी, और ये सारा काम ही चौपट हो गया, ठीक है ना। 3 साल इंग्लैंड में रहने के बाद ये 1911 में भारत लौटे। अब आपसे सिंपल सवाल ही दे दे वो, कि बिपिन चंद्र पाल ने 3 बार इंग्लैंड की यात्रा की, और अपन तो पढ़ते हैं कि एक ही बार यात्रा की। 1898 में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने इंग्लैंड गए, 1898, 1908 और अभी 1919 में और जाएंगे, ठीक है। अब देश में राजनीतिक माहौल चल रहा था, तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर दिया था। 1916 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोबारा से एक हो गए थे। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टफोर्ड सुधार। देखो, भारत सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है ये। और गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं ना, है ना। ये तो मांटे है और ये फोर्ड है, इसको जॉइंट वेंचर में कहते हैं मॉन्टफोर्ड सुधार। सवाल आएगा ये बहुत जल्द। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम को
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसे संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। रोलट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने अपना एक डेलीगेशन इंग्लैंड रवाना किया, और उस डेलीगेशन के कांग्रेस डेलीगेशन 1919 में इंग्लैंड गया, और इस डेलीगेशन के सदस्य थे कौन? विपिन चंद्र पाल। तीसरी बार इंग्लैंड चले गए, ठीक है। अब इस समय तक बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। कहाँ हुई बोल्शेविक क्रांति? रूस। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित हो गया ये, ठीक है। भारत लौटे, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया नागपुर सम्मेलन में। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन देने के कारण यानी बेसेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने वालों में विपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। कांग्रेस छोड़ने वालों में विपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। विपिन चंद्र पाल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तीव्र आलोचना की। विपिन चंद्र पाल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की कठोर आलोचना की, तार्किक आलोचना की। जब गांधी जी ने कहा कि यदि मेरे सभी कार्यक्रम लागू कर दिए जाएं तो देश को 1 साल के भीतर स्वराज्य मिल जाएगा, तब इन्होंने कहा था आप जादू चाहते हैं और मैं तर्क में विश्वास करता हूं। ये स्टेटमेंट पूछते हैं किसने कहा, है ना? कहीं लिख रहा होगा ना, आप जादू चाहते हैं लेकिन मैं तर्क में विश्वास, आप मंत्र चाहते हैं लेकिन मैं कोई ऋषि नहीं हूं जो आपको मंत्र। ये गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम की आलोचना थी, ठीक है। अब गांधी जी के असहयोग आंदोलन की आलोचना करने के कारण विपिन चंद्र पाल राजनीति में अपना महत्व खो दिए। गांधी जी की आलोचना करना इतना आसान काम थोड़ी है। गांधी जी का तो धीरे धीरे क्या है, प्रभाव बढ़ेगा, कांग्रेस संगठन उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो विपिन चंद्र पाल समाज सुधार की तरफ चले गए। समाज सुधारक थे ही वो पहले से ही। स्वराज पार्टी बनी, स्वराज दल ने चुनाव लड़ा, ठीक है ना। बंगाल से विपिन चंद्र पाल ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस ने अपना इनको प्रस्ताव दिया था कि वो हमारी ओर से चुनाव लड़ ले, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद ही इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस को इनकी प्रसिद्धि का पता तब चला जब ये इंडिपेंडेंट व्यक्ति के रूप में चुनाव जीत गए, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद जब दोबारा चुनाव हुए तब इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि अब जो चुनाव है ना, ये ऐसे नहीं है जो किसी विचारधारा के ऊपर लड़े जाएं। अब चुनाव राजनीतिक मुद्दों के आधार पर नहीं लड़े जाते हैं। अब चुनाव कब कह रहे हैं? 1925 में कह रहे हैं। अब चुनाव विचारधारा पर नहीं लड़े जाते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर भी नहीं लड़े जाते हैं। अब तो व्यक्ति अपने मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। सही कहा ना? वो बात आज अक्सर साबित नहीं हो गई? क्या वर्तमान चुनाव राजनीतिक मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं या विचारधारा पर लड़े जा रहे हैं? अब तो राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए मोटी रकम खर्च कर रही है, मोटी रकम। आप अगर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का इनका चुनाव देख लो तो ही लड़ सकते हो क्या आप? नहीं लड़ सकते ना। फिर इतनी भारी दिक्कतें हैं। 1928 में 1928 में लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। 1928 में लखनऊ में एक सभी दलों की एक बैठक हुई थी। उसमें विपिन चंद्र पाल की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। इसके बाद विपिन चंद्र पाल को कभी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं देखा गया, ठीक है ना। विपिन चंद्र पाल के अखबार अपन ने 2 तो बात कर ली, वंदे मातरम, स्वराज, एक न्यू इंडिया, दूसरा है ना, एक आगे लिख रहा होगा बंगाल ओपिनियन, बंगाल पब्लिक ओपिनियन लिख रहा होगा नीचे, ठीक है ना। एक ट्रिब्यून लिख रहा होगा नीचे, ठीक है ना। और इनकी किताब है दी सोल ऑफ इंडिया। ये किताब लिखी इन्होंने 1911 में। एक इंडियन नेशनलिज्म, बेसिक ऑफ सोशल रिफॉर्म, स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन, न्यू स्पिरिट एंड क्वीन विक्टोरिया, ठीक है ना। एक किताब लिखी इन्होंने नेशनल बिल्डिंग।
एक किताब लिखी इन्होंने नॉन कॉपरेशन, असहयोग के ऊपर। अरे असहयोग आंदोलन के ऊपर इन्होंने किताब लिखी नॉन कॉरपोरेशन। एक किताब लिखी इन्होंने श्री कृष्ण का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र लिखा इन्होंने। ये सबसे फेमस किताब है इनकी, द सोल ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक किताब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्तर बस्तर बत्सर बत्सर 70 बत्सर विपिन चंद्र पाल ने बंगला में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है ना। अफसोस ये पूरी नहीं हो पाई। विपिन चंद्र पाल ने बंगला में अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन ये आत्मकथा क्या है, अधूरी है। ठीक है ना। 70 बत्सर। तो शेष जीवन बिपिन चंद्र पाल ने राजनीतिक गुमनामी में जिया। ठीक है। और 20 मई 1932 को 20 मई 1932 को इनका निधन हो गया। और इनकी शव यात्रा में थोड़े से लोग शामिल थे, गिने चुने मुट्ठी भर लोग शामिल थे। कांग्रेस ने उन लोगों को तो आगे बढ़ाया ही नहीं ना, जो लोग उसकी विचारधारा के अलग चले गए थे। बंगाल से चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, तो चित्तरंजन दास जल्दी चले गए, नहीं तो उनके साथ भी यही होता। ठीक है। और इंशाअल्लाह कल अपन पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल, कोशिश करते हैं, चाचा नेहरू। और फिर अगले दिन पढ़ेंगे सरदार, सरदार है असरदार, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों से नेट में सवाल आ सकता है ना। तो फिर पढ़ा देते हैं। बाकी तो तुम्हारे पास है ही, वहाँ लेक्चर में देख सकते हो।